फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी क्लास 7 की एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 आज आपको पढ़ाऊँगी। नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यानी देखिए, नए राजा बने, उनके राज्य में परिवर्तन आए होंगे, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और ये पूरे वही 100 साल के अंदर के, जो 700 से 1700 साल था, ये 1000 साल के अंदर के ही सारे राजवंशों के बारे में हमें पढ़ना है और उसके बारे में हमें जानना है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। देखिए, मैंने बताया ना 7वीं शताब्दी से पढ़ना है हमें। तो 7वीं शताब्दी के बाद जो बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ था, प्रतिहार, चोल, चालुक्य, सारे जितने राजवंश थे आपके, जो यहाँ उपमहाद्वीप के थे भी और बाहर से आके भी यहाँ राज्य किए थे, मुगल हुए, खिलजी हुए, ये सब 7वीं शताब्दी के बाद के ही हैं। ठीक है, इन सब राजवंशों का उदय यहीं पे हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखाया गया है। अब देखिए, ये जो मैप नीचे दिया गया है, ठीक है, इसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में बताया है। देखिए यहाँ आप ये अंडरलाइन करते चलिए। ये देखिए, मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, चौहान, ठीक है, और आपका देखिए कामरूप। देखिए ये मतलब इन जगहों पे ये राजवंश थे। अभी देखिए ऊपर नीचे भी कुछ राजवंश थे आपके दक्षिण में जो थे। मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश आपका, ये देखिए ये वाला जो मान्यखेत में थे, एक चालुक्य पूरब में था, एक पश्चिम में था। ठीक है, पांडव, चोल, चेर, देख रहे हैं, ये चेर, ये चोल, ये पांडव, देखिए पूर्वी चालुक्य, इतने राजवंश यहाँ थे। ठीक है, अब इनके बारे में देखिए, ये साइड में कुछ दिया हुआ है। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहानों यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण किया है। क्या आप आज के इन राजवंशों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? क्या आप इसमें से कोई भी जान सकते हैं जो उस समय थे? तो अब ये तो हम लोग नहीं ना जानते हैं कि कब कौन था। अब उस समय यही सब राजवंश थे, और अब ये लोग कहाँ हैं, कि विलुप्त हो गए या एकदम ख़त्म हो गए। तो आज हमें पता चला है कि चौहान वंश के राजा, मतलब चौहान वंश के लोग अभी भी जीवित हैं, और मुगल वंश के भी। ठीक है, नए राजवंशों का उदय। अब हम आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो नए राजवंशों का उदय हुआ, वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 7वीं शती आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अब देखिए, जो 7वीं शताब्दी थी, ये 7वीं शताब्दी जब आने लगी थी, यानी स्टार्ट जब हो रही थी, शुरू हो रही थी, तो उपमहाद्वीप यानी भारत के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में बड़े बड़े भूस्वामी, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा लोग थे अंदर में उनके, तो जो भूस्वामी थे, और योद्धा, सरदार, योद्धा थे और अपने गुट के सरदार थे, ये लोग अस्तित्व में आए थे, क्योंकि उस समय कोई राजवंश था नहीं। ठीक है, नए राजवंशों का उदय हो रहा था, तो उन लोगों को भी इन लोगों से युद्ध करना पड़ा, और इसीलिए ये लोग अस्तित्व में आ गए थे। जब कोई कमज़ोर पड़ता है तो आगे वाला उनके आगे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, तो ये लोग भी अस्तित्व में आ चुके थे।
राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अब देखिए राजा लोग थे ऐसे, यही लोगों को, जो बड़े भूस्वामी योद्धा और सरदार होते थे, इन्हीं लोगों को अपने क्या बनाते थे, सामंत बना देते थे। देखिए ये देखिए सरदार और ये थे भूस्वामी, जो इन्हें ही सामंत राजा बनाते थे अपने। ठीक है, इनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अब देखिए राजा जो था इन लोगों से बहुत उम्मीद रखता था कि मतलब राजा का मानना था कि ये जो लोग होते थे जिन्हें वे सामंत बनाता था, वे राजा के लिए उपहार लेके आए। ठीक है, राजा की जी हजूरी करे, उनके दरबार में आए, वहाँ हाजिरी दे कि वो आया है, राजा को शक्तिशाली फील कराए। ठीक है, और सैन्य सहायता जब ज़रूरत पड़े तो राजा को दे युद्ध के दौरान। ठीक है, ऐसा मदद राजा इन लोगों से चाहते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। अब देखिए ज़्यादा उन लोग को ताकत, जब सामंत होते थे उन्हें ज़्यादा ताकत और ज़्यादा संपत्ति मिल जाती थी, तो वो लोग अपने आप को महासामंत कहने लगते थे, महामंडलेश्वर ऐसी उपाधि लेते थे, जिसे मंडल का पूरे मंडल का स्वामी कहा जाता था। ऐसी अपने आप को ऐसी ऐसी उपाधियाँ इत्यादि घोषित करते थे। ये लोग अपने आप को ऐसी ऐसी उपाधियाँ देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी को आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अब देखिए ऐसे ही लोग, जब राजा कमज़ोर पड़ता था तो अपने आप को स्वतंत्र करके राजा घोषित कर लेते थे। ठीक है, अपना स्वामी के ऊपर अपना आधिपत्य स्वतंत्र करने का दावा ये लोग करते थे। इस तरह का एक उदाहरण ढक्कन के राष्ट्रकूटों का था। अब देखिए ऐसा ही एक उदाहरण आपका ढक्कन के जो राष्ट्रकूट थे, इन लोग का ऐसा ही एक उदाहरण था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। देखिए पहले ये जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्य राजा जो था उसके अंडर में थे। जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ा, इन लोगों ने अपना स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर लिया था। ठीक है, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हरिश्चर्य शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। अब देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए इसकी कहानी अब हमें पता चली कि 8वीं सदी में के मध्य में, मतलब 8वीं सदी आधी बीत चुकी थी, उस समय एक राष्ट्रकूट प्रधान था जो दंतीदुर्ग, जो राष्ट्रकूटों का प्रधान था दंतीदुर्ग, वो अपने चालुक्य स्वामी यानी चालुक्य के अंडर में था। फिर बाद में उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, कहा कि नहीं अब हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहेंगे। फिर उससे युद्ध किया, उसको हराया और उसके बाद हरिश्चर्य नाम की अनुष्ठान कराया, यानी सोने की गर्भ होने का अनुष्ठान कराया, पूजा पाठ किया। ठीक है, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कर दिया गया तो यह माना गया कि इस याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी देखिए जो दंतीदुर्ग था, जब ये अनुष्ठान कराया हरिण्यगर्भ, इसका मतलब ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया। क्यों कराया? क्योंकि वो क्षत्रिय तो था नहीं, तो वो क्षत्रिय वंश में अपने आप को जगह दिलाने के लिए, क्षत्रियत्व पाने के लिए ये अनुष्ठान कराया था हरिण्यगर्भ। ठीक है, ये अनुष्ठान इसीलिए किया जाता था। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने भी अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल की इस्तेमाल किया। अब देखिए कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसा उदाहरण और भी मिला हमें कि उद्यमी परिवार यानी जो उद्योग धंधे वाले परिवार होते थे, उसके जो पुरुष थे वे भी अपने राजा से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए सैनिकों के
कौशल का इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर समणन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्व स्थापित किए। अब देखिए उदाहरण में आप ले लीजिए ना, कदम में जो थे ये मयूर श्रमण थे, ठीक है, और जो मतलब मयूर श्रमण मतलब गांव में रहने वाले साधारण आदमी, इनको हथियार से कोई मतलब नहीं था। और गुर्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र जो थे ये भी ब्राह्मण थे, ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार के राजा हुए थे हरिश्चंद्र, वो भी ब्राह्मण थे। इन लोग से हथियार से कोई लेना देना नहीं था। एक का अपना उधम का व्यापार था, एक ये ब्राह्मण थे तो ये पठन पाठन का कार्य कर सकते थे। पर इन लोगों ने अपनी परंपरागत पेशे को छोड़कर, ठीक है, शस्त्र को अपना जीवन बनाया, शस्त्र को अपना लिया था। तो बाद में इन लोग को कर्नाटक और राजस्थान में इन लोगों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। तभी से गुर्जर प्रतिहार वंश अपना अलग शासन करने लगा था। सारे एक दूसरे के आगे पीछे से हट गए थे। अब देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये एलोवेरा की गुफा की चित्र है। गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र है ना, ये भित्ति मतलब अंदर का चित्र है। इसमें विष्णु भगवान को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। देखिए राष्ट्रकूट काल में ये राजा ने बनवाया था, ठीक है। ये विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार है, ठीक है। ये चित्र एलोवेरा के गुफा नंबर 15 का है, ठीक है। राज्यों में प्रशासन। अब देखिए जो राज्य होते थे उनमें शासन प्रशासन द्वारा किया जाता था। उनके वहाँ जो शासन करते थे उन्हें प्रशासन कहा जाता था, ठीक है। तो राजा महाराजा नियम कानून बनाते थे तो प्रशासन के द्वारा सब जगह चलाए जाते थे, ठीक है। राज्यों में राज करने के लिए प्रशासन का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो अब देखिए जो उस समय के नए नए राजा हुए थे उन लोगों ने अपनी सफलता के लिए, कहानी बताने के लिए, अपने आप को इज्जत सम्मान दिलवाने के लिए कई राजाओं ने बड़ी बड़ी उपाधियां ले ली थीं। जैसे महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भवनों के मालिक, स्वामी, ऐसे टाइप की उपाधियां, बहुत भारी भरकम उपाधियां ली थी उन समय के राजाओं ने। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ ही अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अब देखिए जो ये इस तरह के दावे होते थे, ये सब होने के बावजूद कि मतलब हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, राजा ऐसा दावा करते थे। इसके बावजूद होने के, ये सब दावों के होने के बावजूद भी राजा ताकतवर सामंतों के ऊपर निर्भर था, ठीक है। और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों का अलग अलग संगठन था। इन सब पे भी राजा अब की निर्भर था और अपने सत्ता में इन लोग को साझेदारी दिया हुआ था, क्योंकि सत्ता चलाने के लिए महत्वपूर्ण लोगों का होना बहुत बहुत मायने रखता है। इसलिए राजा इन सभी लोगों पर निर्भर होता था, ठीक है। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। अब देखिए ये सब जो उत्पादन यहाँ के राज्य में होते थे, जो किसान, पशुपालक और कारीगर के द्वारा आपको प्राप्त होते थे, तो ये सब संसाधन ये लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है, इकट्ठा किए जाते रहते थे। इसको अक्सर उत्पादनों का एक हिस्सा त्यागने के लिए
मनाया या बाध्य किया जाता था। अब देखिए उत्पादन का एक हिस्सा जो होता था इसको या तो दान में देना होता था या त्याग देना होता था। ऐसा करने के लिए वहाँ पे राजा लोग बाध्य करते थे इन लोगों को, ठीक है, राज्य में। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। अब देखिए जो हिस्सा ये लोग छोड़ रहे हैं उस हिस्से को कभी कभी राजा लोग लगान के तौर पे भी ले लेते थे, ठीक है, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। अब देखिए जो इन लोग से भूमि का कर लेता था वो अपने आप को इस ज़मीन का मालिक बताता था, इसलिए उसको इन लोग को कर देना पड़ता था, क्योंकि इन लोग को तो पता नहीं होता था ना कि हमारी ज़मीन हमसे पहले कौन यहाँ रहता था। इसलिए राजस्व व्यापारियों से लिया जाता था। अब देखिए राज्य के लिए जो कर होता था वो व्यापारी जो होता था उनसे लिया जाता था। राजा महाराजा उनसे ये कर लेते थे। 400 कर यानी 400 तरह का कर, ठीक है। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कर क्या था, कैसा था, क्यों 400 कर लगाया गया था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। यानी करों के लिए सूचक जो मिलता है उसको 400 वो ही लिखा गया है। अच्छा, तमिलनाडु में जो शासन करने वाले चोल राजवंश था, ठीक है, उनके अभिलेखों से हमें 400 किस्म के करों के सूचक मिले हैं। यानी कर को दर्शाने के लिए चिन्ह या शब्द, ठीक है, वो 400 तरह के थे। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा है? वेट्टी, ठीक है, इसे वेट्टी कहा गया है, जो कि पैसा नगद नहीं लेते, ज़बरदस्ती मज़दूरों से ज़बरदस्ती अपने यहाँ कार्य कराते थे पैसा देने के बदले, यानी जबरन श्रम और कदमाई, ठीक है, इसका मतलब जबरन श्रम है, ठीक है। अब वेट्टी मतलब जबरन श्रम, जबरदस्ती कराया जाने वाला श्रम। कदमाई, ये देखिए ये दूसरा कर है, यानी भूस्वामी, भू राजस्व स्वामी, ठीक है, ठीक है। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। अब देखिए मकान के ऊपर जो छाजन डालते हैं उसका भी कर लगाते थे ये लोग। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अब देखिए जो खजूर और ताड़ का पेड़ होता था उस पर सीढ़ी लगा के जो चढ़ता था उसका कर भी होता था इन लोग के यहाँ। बताइए कितने तरह का कर होता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने वाले कर। अब देखिए जो पारिवारिक संपत्ति होती थी उस पर अपने उत्तराधिकार को हक दिलाने के लिए भी वहाँ कर देना होता था, इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए कितने तरह का कर है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं। एक है जबरन श्रम वेट्टी, जो जबरन श्रम करा के करते थे। कदमाई, ठीक है, मकान का छाजन डालने पर कर। खजूर के पेड़ सीढ़ी और ताड़ के पेड़ पे सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर कर। पारिवारिक संपत्ति पे हासिल करने के लिए कर, हक हासिल करने के लिए कर। इतने तरह के कर होते थे वहाँ चोल वंश में। क्या आप इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? अब देखिए क्या आज इसमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं, कोई कर ऐसे नहीं है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार पर बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। अब देखिए जो संसाधन हैं, ठीक है, जो राजा इस्तेमाल करते थे राजा की व्यवस्था के लिए, ऐसे संसाधन
और वित्तीय आधार पर बनते थे, मतलब जितना पैसा होगा उतना संसाधन वो रखेंगे। साथ ही मंदिर और दुर्ग के निर्माण के लिए भी इन लोग पैसा देते थे, संसाधन अपना देते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग के लिए संभावनाएं बनती थी। अब देखिए संसाधन या तो आपके देखिए राजा अपनी व्यवस्था के लिए यूज करता था, ठीक है, या मंदिर और दुर्ग के निर्माण के लिए यूज कर लेता था संसाधन, या तो युद्ध में लड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। और युद्ध कैसे युद्ध, जो जहाँ से ये लोग लूट के शक्ल में लूटपाट करके ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेते थे, या जमीन या व्यापारिक मार्ग, तो इसलिए ये लोग संसाधन उपयोग करते थे, ठीक है। इस तरह की संभावनाएं बनती थी, तब ये संसाधन उपयोग करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। अब देखिए राजस्व वसूलने के लिए देखिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। राजस्व मतलब राज्य में लगने वाला कर वर, इन सब चीज़ों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते, मंत्री पदाधिकारी बनाते थे जो सुचारू रूप से इन सब काम को देख सके, ठीक है। और या तो ये सब लोग जो पदाधिकारी होते थे ये बड़े बड़े वहाँ के जो प्रभावशाली परिवार होते थे उनके सदस्य होते थे, या तो वंशानुगत होते थे कि किसी के पिता रहे हों, उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनके बाद उनके पुत्र को मिल जाए, या वहाँ के ताकतवर और शक्तिशाली आदमी को मिल जाए ये चीज़, ठीक है। सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार तो राजा के जो संबंधी या पास के बहुत करीबी संबंधी आदमी होते थे वे लोग इन ओहदों पर होते थे, इन पदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। अब देखिए यहाँ पे प्रशस्तियों के बारे में बताना है और भूमि अनुदान के बारे में बताना है। अब जो प्रशस्तियाँ होती थी, अब ये जो प्रशस्तियाँ होती थी ये लेखक द्वारा राजा के जीवनी पे लिखी जाती थी, कहानियाँ टाइप की, वो प्रशस्तियाँ होती थी। अब भूमि के बारे में जो दान वान देते थे ब्राह्मणों को, ये भूमि अनुदान होता है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भूमि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब देखिए ये प्रशस्तियाँ कौन लिखता था, वो विद्वान ब्राह्मण लोग लिखते थे, ठीक है। और ये प्रशस्ति में आपको राजा के बारे में ब्यौरा मिलता है जो सच नहीं होता है, लोग कहते हैं, लेकिन प्रशस्ति में हमें ये बताता है कि राजा शूरवीर है। राजा को कैसा दिखाया गया है कि राजा के बारे में तारीफ़ें पानी गई है, शूरवीर है, विजयी योद्धा है, ऐसा प्रशस्ति में दिखाया गया है राजा को ना। ये विद्वान जो थे वो ब्राह्मणों के द्वारा रची गई होती थी, और जो अक्सर ये जो ब्राह्मण होते थे वो राजा को शासन करने में मदद करते थे, प्रशासन चलाने में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। अब देखिए प्रशस्ति में उपलब्धि राजा की बताता है। अब यहाँ पे हम लोग नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियाँ का बखान किया है। अब देखिए इसमें भी बता रहा है कि कई राजा जो होते थे वो प्रशस्ति में अपनी प्रशंसा का व्याख्यान करते थे, बखान करते थे।
आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपने क्लास 6 में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है ना, जो राजा अपने बारे में उपलब्धि लिखता है, प्रयाग प्रशस्ति थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये बात सच है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है। एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश और नागभट्ट के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखिए, जो प्रशस्ति मिली है वो उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है। इस प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के बारे में वर्णन मिला है। उनके बारे में सारी जानकारी हमें इसी प्रशस्ति से मिली है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। देखिए, जो नागभट्ट हैं इन्होंने वर्णन किया है कि आंध्र के, सिंध के यानी सैंधव, विदर्भ यानी महाराष्ट्र के एक हिस्से के और कलिंग के राजा जो उड़ीसा में है, तो ये सब राजा तभी धाराशाही हो गए थे नागभट्ट के आगे, जब मतलब हार गए थे इनसे, जब ये लोग राजकुमार थे तभी ये लोग हार चुके थे राजा के आगे। ठीक है, इन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। अब ये जो थे इन्होंने चक्रयुद्ध जो राजा थे उनको भी हराया था नागभट्ट ने। ठीक है, इन्होंने वर्ग, बंगाल का एक हिस्सा, अनंत, गुजरात का एक हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुर्क, वत्स्य, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। अब जो नागभट्ट थे इन्होंने वंग, अनंत, मालवा, किरात, तुर्क, वत्स्य और मत्स्य, ये सब देश के राजाओं को इन्होंने पराजित किया था नागभट्ट ने। इन्होंने अपने बारे में अपने प्रशस्ति में ऐसा वर्णन किया है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अब देखिए, जो राजा लोग होते थे ये लोग पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे, पुरस्कार के रूप में, तोहफे के रूप में। ठीक है, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। देखिए, जो ताम्रपत्र है, देखिए इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। देखिए, ताम्रपत्र में लिख के भूमि दान करते थे पुरस्कार के रूप में, तो ये सब ताम्रपत्र में लिखते थे और जिसको भूमि दान करते थे उसे ये दे देते थे। अब देखिए, जो अभिलेख होते थे इनमें उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? अब देखिए, जो प्रशस्ति थी इसमें ये जो राजा लोग होते थे, राजा जो थे उनको ढूंढने की मैप 1 में आप देखिए, जो ऊपर मैप दिया हुआ है स्टार्टिंग में लेसन के, वहाँ पे आप इन जगहों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और दूसरे राजा लोग भी क्या ऐसी अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते थे, इसको विचार करिए। और क्या इन्होंने ऐसे दावे किए होंगे, उन लोगों ने भी ऐसी बातें कही होगी, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो हाँ, राजा लोग अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें जनता में फैलाते थे, जिससे कि जनता के मन में उनके प्रति इज्जत और सम्मान बना रहे। अब चित्र 2, जो ये आप पांडुलिपि की चित्र देख रहे हैं ताम्रपत्र की, ठीक है, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। देखिए, ये ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इसमें देखिए संस्कृत और तमिल दोनों भाषा में लिखी गई है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। अब देखिए, जो ताम्रपत्र का फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसमें 9वीं सदी में किसी राजा ने ये भूमि अनुदान में दी थी, उसके बारे में
उल्लेख किया गया है इसमें। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मोहर लगी है। अब देखिए ये जो पत्ती है इसमें देखिए ये राशि मोहर भी लगी हुई है, जिससे ये सारी तामपत्रें जुड़ी हुई है ना, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। अब देखिए ये जो तामपत्र है, मोहर लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि यह असली का कागज़ है, नकली नहीं है, यह प्रमाणित किया हुआ दस्तावेज है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, यानी आपका बता रहा है जो चोल वंश के राजा लोग देते थे भूमि, वो उसके भूमि के साथ साथ वो लोग ब्राह्मणों को और क्या क्या दान अनुदान देते थे, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। देखिए ये जो आप नीचे देख रहे हैं येलो कलर के पैराग्राफ में, आपके बुक में आप देखिए, इसमें आप ये जो चोल वंश के राजा लोग भूमि अनुदान में देते थे उसका तमिल भाग का एक अंश है। ठीक है, हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चौतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहरी झीलें। देखिए इसमें इसने बता रहा है कि वो भूमि के साथ साथ क्या क्या चीज़ें दान में देते थे ये लोग, राजा लोग, ये इसमें बताया है। पहले तो इन्होंने मिट्टी की मेड़ बनाकर, मतलब कि कितनी ज़मीन दान में दी है इसके लिए निशान बनाते थे ये लोग। तो मिट्टी को किनारे किनारे थाप के बड़ा बड़ा मेड़ बनाते थे। जैसे गांव में आपने देखा होगा, बना होगा, जो गांव से बिलोंग करता होगा उसको ये पता होगा कि मिट्टी की मेड़ें क्या होती हैं। पतला पतला मिट्टी का रास्ता जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ लोग जाते थे। वहाँ पे झाड़ियाँ लगाकर निशान बनाया गया है उसी मेड़ पे। ठीक है, चिन्हित किया गया है, निशान बनाया गया है कि इतने से इतनी जगह राजा लोग दान दिए हैं। जैसे आप देखिए कि ये ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मिट्टी की ये मेड़ बनाई गई है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहीं पे झाड़ी आपका लगा दिया ऐसे ऐसे कि ये ज़मीन दान में दे चुकी है। ठीक है, इसी में पेड़ लगा है, इसी में पानी, कुआं है पानी के लिए, ये ज़मीन तो है ही है, यहाँ बगीचा बना हुआ है, पेड़ पौधा लगा है तो। ठीक है, फल वाले पेड़ लगे हैं, पेड़, कुएं, खाली जगह भी है उस ज़मीन पे, चारागाह है, घास लगा हुआ है तो चारागाह है, एक गांव है, तो उससे सटा गांव भी पूरा दे दिया गया है दान में। ठीक है, बॉबी, चौतरे, नहरें, खाइयाँ, ठीक है, नदियाँ, उसके पास की नदी जो है, दलदली ज़मीन जो है, ठीक है, और हौज, अन्नागार, मतलब उसके आसपास जो जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें वहाँ दान में दी जाती थी। मछलियों से बने हुए तालाब, जहाँ तालाब में मछलियाँ बहुत सारी होती थीं, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। ठीक है, और गहरी झीलें भी दिया है दान में इन्होंने। ठीक है, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल सकता था। अब देखिए जिसको ये ज़मीन दान में दिया गया था वो अपना उस ज़मीन से टैक्स भी वसूल कर लेता था अपना। ठीक है, तो दान में मिलने वाली चीज़ों से मौज ही मौज हो जाती थी। अगर व्यक्ति कोई कार्य नहीं भी कर रहा है तो वो इन ज़मीन से कर वसूल करके अपना कार्य अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। ठीक है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़े पे लगने वाला कर। अब देखिए न्यायाधीशकारों द्वारा जुर्मानों के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। अब देखिए जो जैसे वहाँ पे कोई व्यक्ति जुर्म किया हो और वहाँ न्यायाधीश द्वारा उसे सज़ा दी गई हो कि उसे कर भरना है,
तो वो जगह अगर राजा दान में दे देता है जहाँ वो आदमी रहता है, तो वो कर राजा को न भर के वो उस व्यक्ति को भरेगा जहाँ पे जिसे दान में मिला हुआ है ये सब, ठीक है। और देखिए, पान के पत्तों पे लगने वाला कर उसे मिलता है, बुने हुए कपड़े पे लगने वाला कर उसे मिलता है, अगर कपड़ा वहाँ बुनाता है तो, पान का पत्ता वहाँ बिकता है तो, ठीक है। साथ ही साथ वाहनों पे लगने वाला कर भी वसूल सकता है वो। अब देखिए, अगर वहाँ से वाहन आ रहा जा रहा है तो उस पर भी वो टैक्स वसूल कर सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। अब देखिए, वो पक्की ईंटें से एक फ्लोर अपना बना हुआ घर भी मिलता है उसको, तो दूसरे फ्लोर पे वो मकान बना सकता है अपना। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। यानी देखिए, जो जिसे दान में मिला हुआ है वे अपने एरिया में कोई भी कार्य करा सकता है। जो उसको दान में मिल गया है तो वो उसका हो गया है, वो उसका उस पर मालिकाना हक हो गया है, तो वो कोई भी कार्य वहाँ करवा सकता है। नहर खुलवा सकता है, पेड़ लगा सकता है और झाड़ियाँ लगवा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो नहर खुदवा के पर इतना उसको ज़रूर ये ध्यान में रखना है कि पानी बर्बाद ना हो, ऐसा उसे कार्य करना है, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर ज़मीन मिलती है तो वो उसका पूरा सदुपयोग कर सकता है, जितना चाहे यूज़ कर सकता है। वहाँ जो भी चीज़ मिलता है उस पर टैक्स वसूल कर सकता है, और वहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें वो बनवा सकता है, अपने हिसाब से उन एरिया को डेवलप कर सकता है। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श करिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होगा। अब देखिए, जो लेख लिखा हुआ है ऊपर, इसमें आपको सिंचाई के लिए कितना स्रोत संभव है आपको ये बताना है, ठीक है। उसकी सूची बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है यानी, और सोच समझ के ये आपको पता करना है कि उसको कैसे वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जो लेख में ज़रूरी हो। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत महाकाव्य की रचना किया गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। अब देखिए, जो 12वीं शताब्दी थी, ठीक है, उसमें कश्मीर के जो राजा थे, एक महाकाव्य की रचना की गई थी 12वीं शताब्दी में, ठीक है, वो भी संस्कृत के, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में सब दर्ज था। कश्मीर कौन से राजा हुए, वो क्या क्या शासन किए, कैसे किए, ये सब उसमें लिखा हुआ था। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचना किया गया। अब देखिए, ये जो संस्कृत महाकाव्य थी, इसकी रचना किसने की थी? कल्हण ने की थी, ठीक है। ये बहुत बड़े विद्वान थे। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। अब देखिए, जो कल्हण थे वे देखिए कोई भी चीज़ लिखने के पहले वे या तो वृत्तांत, शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों यानी जो देखे हुए हों उस चीज़ को एकदम प्रत्यक्ष गवाह जैसे, तो उन लोगों के वर्णन के बाद वो अपनी प्रशस्ति लिखते थे, ठीक है, इतिहास के बारे में जानकारी लिखते थे और उनका प्रयोग करके ये लिखते थे, ठीक है। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। अब देखिए, जो प्रशस्ति हैं इसके लेखकों को अक्सर देखिए ये लोग शासक और उनकी नीति के बारे में आलोचना ही करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम वो स्पष्ट सही लिख दे, हो सकता है वो वहाँ पे कुछ हुआ हो, ये थोड़ा परिवर्तन करके लिखा हो, क्योंकि देखने वाला भी कोई व्यक्ति अगर कोई घटना को देखता भी है तो वो एकदम प्रत्यक्ष उसको नहीं बता सकता कि वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं, ठीक है।
तो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए 12वीं सदी के अंत के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। देखिए, इसीलिए इसको 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ बोला गया। यहाँ मेरा ये टॉपिक का फर्स्ट वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।